सभा में भेजने का कार्य किया है, ऐसे भाई वीपी सरोज जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हथुआ के हमारे समधी जो महाराज जी को देखने के लिए आतुर और व्याकुल थे, वो वहां से चल के आए हैं बिहार से, उनका पूरा परिवार हमारे बीच में। बॉम्बे से चल के आए कृपा शंकर जी हमारे बीच में। दोनों ब्लॉक के हमारे सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख जी, विभिन्न कॉलेज के हमारे सभी प्रबंधक, प्रिंसिपल और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विद्यार्थी और जो भी हमारे सहयोगी साथी हैं, पत्रकार साथियों, यह मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी प्राइवेट स्थान पे मैं मंटू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चयन किया कि एक सेमिनार होगा बनारस में, और बनारस में भी वह तय किया उन्होंने कि आशा एजुकेशनल ग्रुप जो है वहीं पे होगा। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी बड़ी दिली इच्छा थी। हमारे यहाँ के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यापक थे, इन सारे लोगों की दिली इच्छा थी कि इसमें महाराज जी को बुलाया जाए, अपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। वो हमारे बीच में आए हैं। हम लोग कितने खुश हैं, ये बच्चे कितने खुश थे महाराज जी को देख के, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। महाराज जी जब एक संत शासक की कुर्सी पर बैठता है तो उसका कार्य करने का एक तरीका अलग होता है। 2017 के पहले लोगों ने उत्तर प्रदेश को देखा था, और 2017 के बाद का यह उत्तर प्रदेश किस तरीके से कि आज भरमार लगी है। सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, और उसके पीछे सिर्फ कारण है कि यह भ्रष्टाचार बंद, गुंडागर्दी बंद, और किसी प्रकार का कोई ऐसा आचरण नहीं। उसी का परिणाम है कि आज करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर के रूप में बड़े बड़े व्यवसायी आ रहे हैं, और उसका परिणाम यह होगा जो हमारे बेरोजगारी की एक लंबी श्रृंखला आजादी के बाद आज तक चलती आ रही थी, यह श्रृंखला आप देखिएगा धीरे धीरे समाप्त होता आपको दिखाई देगा, और तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना था बाबा विश्वनाथ के धाम को 2014 में जब वो लोकसभा का चुनाव बनारस का जीतते हैं, जीतने के बाद उनके मन में था कि बाबा विश्वनाथ के धाम को एक सुंदर स्थान बनाया जाए। 2014 का उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है और उसमें हमारे महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सपना का साकार करने का यदि कोई कार्य किया तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 1000 मकान, एक दो मकान नहीं, 1000 मकान खरीद के लोगों ने दिया। 1000 मकान खरीदा गया, और सीधे मां गंगा जो आज तक तरसती रही, तड़पती रही, जो मां गंगा, जिस मां गंगा को इस धरती पर ले आने के लिए ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया शिव से, और शिव जी उसको ले आए धरती पर, लेकिन मां गंगा अपने शिव का कभी दर्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा करोड़ करोड़ों लोग जो यह सोच रहे थे कि यह सपना कब पूरा होगा, महाराज जी आपने उस सपने को साकार किया। सीधे मां गंगा को आपने जोड़ दिया बाबा विश्वनाथ के धाम से। यह अनोखा कर कौन कर सकता है? और मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, हमारे सारे यहाँ पे हमारे केंद्र के और स्टेट के सारे हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सब लोग कोरोना काल के संकट में पूरी दुनिया में दहशत का माहौल हो गया था। चाइना, अमेरिका जैसे समृद्ध और मजबूत लोग भी हाथ उठा दिए थे, त्राय त्राय मच गया था। लेकिन बारे महाराज जी, उत्तर प्रदेश की इतनी घनी आबादी, इतने जनसंख्या का यह प्रदेश, हिंदुस्तान में सबसे अधिक आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा क्या हो सकता है? इतिहास, आज तक के इतिहास में कोई नहीं बता सकता कि एक तरफ पिता की अर्थी है,
महाराज जी उत्तर प्रदेश के अपने सारे सहयोगियों की बैठक कर रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की हालात बिगड़ने न पाए। और उसी समय महाराज जी को सूचना मिलती है कि पिताजी का देहांत हुआ। क्षण भर के लिए आंख में आंसू आते हो और उसको समेटते हुए उत्तर प्रदेश को अपनाया और उन्होंने उस बैठक को कायम करके उत्तर प्रदेश को हिलने नहीं दिया। ये कार्य पूरी दुनिया में अगर इतिहास खोज डालिए तो कहीं आपको कहीं ये इतिहास नहीं मिलेगा इस तरीके का। और इतना ही नहीं, आपने यह भी देखा होगा, मुझे याद है महाराज जी आए तो यहाँ कांवरिया जो आते थे शिव का दर्शन करने, उन कांवरियों के साथ किस तरीके का व्यवहार और आचरण किया जाता था। लेकिन महाराज जी जब आए, मुझे याद है इसी मैदागिर की सभा में आपने बोला कान खोल के सुन लो, ये कांवरिया जो आते हैं यह शव यात्रा नहीं है, यह शिव यात्रा है। इस पे फूल बरसेगा और इस पे शंख भी बजेगा। इस तरीके का अनोखा कार्य करने वाला इतिहास में पहले बार कोई मुख्यमंत्री मिला है। इसलिए मैं कितना अभिनंदन करूं, अगर बोलना शुरू करूं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा इतिहास नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा कि एक सन्यासी को जब राज मिलता है तो उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल दिखाई देता है। आज कोई गुंडा बदमाश नहीं, कहीं कुछ नहीं। आज व्यापारी खुल करके आपके पास आते हैं और उसी का परिणाम है कि मंटू जी ने यह साहस किया कि अवधेश जी, मैं बनारस में और आपके यहां करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पे हमारे क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़े। केवल महाराज जी का आदेश मुझे चाहिए, पूरी ताकत लगाऊंगा उत्तर प्रदेश के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, उनके लिए जितना भी करना होगा मैं वह कार्य करूंगा। इसलिए मंटू जी को भी धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मानीय पांडे जी को, सिंह साहब को, सबको सम्मान देता हूं। मंच पर हमारे साथी यहाँ पर माननीय मंत्री जी यहाँ पे अभी आए हैं। हमें लगता है कि उनको विलंब हो गया। दयाशंकर मिश्र दयालु जी, विधायक सौरभ जी भी हैं, विधायक सौरभ जी, ये सब लोग आए हैं। मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सुबह से आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण से, आप लोगों को मैं देख रहा था कि आप जो लेक्चर हो रहा था आप उसका किस तरीके से आप अनुकरण कर रहे थे, अच्छा लगा। महाराज जी पूछ रहे थे कि क्या वहां पे क्या हो रहा है, मैंने बताया कहीं तो बहुत बड़ा काम तो उन्होंने किया है, ऐसे होना चाहिए। तो महाराज जी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप में, और इस विद्यालय के लोग तो कितने खुश होंगे, मैं कितना खुश हूं। मैं तो चाहता था कहीं पब्लिक मीटिंग में ले चलूं, लेकिन नहीं, मेरे भाग में लिखा था कि मेरी यह जो विद्या की धरती है, जहां एक सेवा करने का, एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद जब महाराज जी के सानिध्य में मुझे सेवा करने का अवसर मिला, तो आज ये पहला अवसर है कि महाराज जी आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, हमारे पूरे स्टाफ को मिलेगा, क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सागर के समान व्यक्तित्व एवं कृतित्व उसे गागर में भरकर हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। और अब मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, जो कि वर्तमान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट आलकम लैबोरेटरीज के पद पर कार्यरत है, उनसे निवेदन कर रही हूँ कृपया आए और अपने विचार अभिव्यक्त करें। यशस्वी बाबा शंभू और भगवान रामचंद्र के अनन्य साधक, उत्तर प्रदेश जनतक जनार्दन के सेवक, कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान शासक और हृदय में करुणा रूपी प्रेम रूपी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और सादर अभिनंदन।
मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि जब नायक बैठा हो तो नायक के सामने शब्द बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि महाराज जी, ये उत्तर प्रदेश अब फार्मा में भी उत्तम प्रदेश बनने में एक बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है। मैं बॉम्बे में जरूर रहता हूं, लेकिन हमारी हृदय और हमारी पूरी आत्मा उत्तर प्रदेश के साथ है, क्योंकि मैं यहीं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। और महाराज श्री का जो फार्मास्यूटिकल पर विशेष ध्यान है, आप लोगों को 6 महीना साल भर में आप लोगों को ये पूरी पारदर्शिता आ जाएगी कि महाराज श्री के हाथों से उत्तर प्रदेश में फार्मा के कितने कितने स्वरूप आ रहे हैं। कहीं पर फार्मास्यूटिकल हब बनने की तैयारी है, कहीं पर बायोटेक्नोलॉजी हब बनने की तैयारी है। हमारे फार्मास्यूटिकल स्टडीज को, कंटेंट ऑफ द मटेरियल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाने के लिए, ले जाने के लिए कार्य प्रयासरत है। उनके साथ कार्य कर रहे हैं हमारे ड्रग कंट्रोलर, एक्स ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI के डॉक्टर GN सिंह सर, और हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। और उसी कार्य में जो इस प्रांगण में हमारे डॉक्टर साहब ने जो अभी प्रदर्शित किया, कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर अवधेश सिंह जी को, उनके पूरे परिवार, इस कमेटी को, कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल ये अधिवेशन कराकर महाराज आजादी के बाद, आजादी से पहले ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये पहला अधिवेशन है जहां पर जन समूह आकार देते हुए नूतन भारत, नूतन उत्तर प्रदेश के नेता बैठे हैं और अपने गुरुओं के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज जी, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 400 फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, और उत्तर प्रदेश के ये स्टूडेंट अपनी डिग्री को लेकर भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में अपने परचम फहरा रहे हैं। मगर एक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की फार्मास्यूटिकल की नहीं है। महाराज जी, मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के इन विद्यार्थियों का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और सबको नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरुण के पांडे जी, आपसे निवेदन है, एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। तालियां जोरदार बजनी चाहिए कि हम सबके भावों की अभिव्यक्ति है स्मृति चिन्ह के माध्यम से जो प्रदान की जा रही है। परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, परम सौभाग्य हम सबका, हमारे बीच आप पधारे। हृदय गदगद है, सबकी ही भावनाएं यहाँ पर प्रबल है, इसलिए शब्द मौन हो जा रहे हैं आज। मेरा आग्रह है डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल जी, अध्यक्ष फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने 65,000 से अधिक फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित किया है। आप अब तक के PCI के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल जी से, कृपया आएं और अपने विचार अभिव्यक्त करें। नमस्कार। आज काशी विश्वनाथ बनारस की पावन भूमि पे आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ ऑफ फार्मा के विषय पर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ और इसमें हमारे बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी चीफ मिनिस्टर आदरणीय और श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को पूरे भारत के फार्मासिस्ट की
और से मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। क्योंकि फार्मा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है और उसकी इकोनॉमी न कि स्टेट की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बल्कि देश का पूरे नेशनल का ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाने में मदद रूप होता है। और इस कॉन्फ्रेंस में जो तज्ञ और जो विविध प्रोफेसर और टीचर्स और स्टूडेंट आए उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वैसे कोरोना में हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लीडरशिप में हमने बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट की, वैक्सीन भी हमने पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया, इंडिया को तो किया, पूरे वर्ल्ड को भी किया और हमारा देश फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना। और उसके लिए हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट और सारे केंद्र सरकार की गवर्नमेंट ने सहयोग दिया फार्मा इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए। और अब जाके फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो आगे का विजन हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के पॉपुलर सीएम मोदी जी के बाद जो पॉपुलर सीएम है योगी जी है, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाने में आपका सहयोग जरूरी है। और फार्मासिस्ट के पास इतनी शक्तियां हैं क्योंकि हम डॉक्टर से थोड़ा कम जानते हैं, पर सारा नॉलेज दवाई का, फूड का, कौन से पेशेंट पे कौन सी दवाई इफेक्ट करेगी, कौन से ऑर्गन पे जाएगी, कहाँ कहाँ फूड इंटरेक्शन होगा, सारा हम जानते हैं। तो उनका भी उपयोग एक सरकार की मीन स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए फार्मासिस्ट का योगदान जरूरी है। और उनका अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करोगे उनकी स्किल को, तो एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज फ्री उत्तर प्रदेश आप बनाने में हमारे फार्मासिस्ट आपको मदद रूप होंगे। और उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि हमारे फार्मासिस्ट बहुत ही स्किलफुल और नॉलेजेबल है। जितनी भी वैक्सीन, दवाई, जितना भी रिसर्च हुआ हमारे फार्मासिस्ट मित्रों ने किया है। और आगे जाके भी अभी जो केंद्र सरकार का बजट भी रिसर्च को प्रमोट करने का है, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आप फार्मासिस्ट को यूनिवर्सिटी के थ्रू है तो फार्मा यूनिवर्सिटी बनाकर, अगर आप एक फार्मासिस्ट को पूरे इंडिया में फार्मा यूनिवर्सिटी नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सहयोग करोगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 फार्मा इंडस्ट्री में आने वाले समय में रहेगा। और क्योंकि मैन पावर और स्किल पर्सन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, उसका प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होगा, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री में, पॉपुलेशन में तो है पर इंडस्ट्री में भी नंबर 1 पे आ जाएगा। अभी तो गुजरात में हमारी बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री है और बहुत सारा गुजरात की इकोनॉमी को भी मजबूत फार्मा इंडस्ट्री ने की है। तो उत्तर प्रदेश को भी अच्छे शैक्षणिक, अच्छे एजुकेशन के ट्रस्ट, अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी फार्मा इंडस्ट्री आएगी तो मदद रूप होगा। फार्मेसी काउंसिल इंडिया एजुकेशन को रेगुलेट करती है, तो यूपी में भी जितनी भी एजुकेशन संस्था है उनको भी हम रेगुलेट करते हैं। पर मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज ज़्यादा है, तो डिग्री कॉलेज बने, रिसर्च के प्रोग्राम बने। कल ही हमारी चर्चा हो रही थी, तो अपने पांडे जी जो आलकेम लेबोरेटरी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है R&D के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जो भी बच्चा PG में मीन्स मास्टर ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी काउंसिल इंडिया और आशा फार्मेसी कॉलेज और आलकेम लैब मिलकर जो भी बच्चा रिसर्च और R&D करना चाहता है उनको हम पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और स्टाइपेंड भी हर महीना 25,000 देंगे। और दो HPLC जो 50-50 लाख के हैं वो भी उन्होंने कल अनाउंस किया कि वो हम आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में देंगे। तो मुझे लगता है कि एक फार्मेसी की शुरुआत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से हुई थी, तो दूसरी एक प्राइवेट संस्था कैसे BHU बन सकती है, उसकी शुरुआत आशा कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुझे लगता है कि शुरुआत करने जा रही है।
पूर्वांचल में आजादी के बाद ये पहला कॉन्फ्रेंस है जो फार्मासिस्ट इतने स्टूडेंट उपस्थित है और माननीय सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी भी आप उपस्थित हो, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस की शोभा हमारे फार्मासिस्ट के बीच में आके आपने बढ़ाई है और आने वाले समय में आपका इतना ही योगदान रहा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया में नाम उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्ट करेंगे और हमारे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत ही अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी हमारी कोरोना काल में डॉक्टर पीपीई किट और नर्स पीपीई किट पहनकर काम कर रही थी, बल्कि हमारे फार्मासिस्ट एक मास्क पहनकर पूरे इंडिया में हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा तो हम बिल्कुल ही सपोर्ट करने के लिए रेडी है। वैक्सीनेशन में भी अभी हमें फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग करने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इतनी सारी वैक्सीन आ रही है, तो इतने पॉपुलेशन में तुरंत वैक्सीनेशन के लिए फार्मासिस्ट हमारे पूरे इंडिया में 25 लाख फार्मासिस्ट है। अगर हम उनको ट्रेन करेंगे तो तुरंत ही वैक्सीनेशन पूरे इंडिया का हम कर पाएंगे। तो बहुत सारा काम नई शिक्षा नीति में हमारे जो बन रहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना रही है, उसमें भी फार्मेसी को इम्प्लीमेंट करके अगर 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा, 4 साल पढ़ते हैं तो डिग्री और एमफार्म में स्पेशलाइजेशन करके हम ऐसे प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये उपयोगी रहेगा और आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या में टीचर, स्टूडेंट और माननीय सीएम साहब ने उपस्थित रहकर हमारी शोभा बढ़ाई, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोंटू कुमार एम पटेल जी। आपसे निवेदन है कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें अपनी ओर से। पीसीआई की ओर से आप प्रेसिडेंट हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और पूरे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम श्रद्धेय हम सबके अपने योगी आदित्यनाथ जी को बहुत स्नेह और सम्मान के साथ में पीसीआई के मेंबर्स जिनमें डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विभू सहारी जी, डॉक्टर एसके बंसल जी, मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आप सब भी इस पल में सम्मिलित हो रहे हैं और पीसीआई की ओर से बहुत सुंदरतम स्मृति चिन्ह प्रदान किया आज के इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच एक खास शख्सियत आज उपस्थित है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं आप, और जिन्होंने हाल में ही यूपी के चुनावों में एक ऐसी काव्य रचना रची जिसने बहुत कुछ रच दिया। ऐसी अनामिका जैन अंबर जी का तालियों के माध्यम से आप सब स्वागत करें, क्योंकि उनकी रचना यूपी में बाबा वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि उसने कमाल कर दिया। आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अनामिका जैन अंबर जी को तालियों के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करती हूँ, मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, काशी विश्वनाथ की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। उत्तर प्रदेश के अंबर पर एक ऐसे सूरज इस समय चमक रहे हैं जिनकी उपस्थिति आज इस मंच पर है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी विद्वत जन को जो मंच पर उपस्थित है प्रणाम करती हूँ और यहाँ से प्रारंभ करती हूँ कि नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत करता है। नीति, नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो
भारत है, समय की सीमा है, एक अनुशासन के साथ मुझे एक बात छोटी सी कहनी है। और ये निसंदेह हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों क्या हुआ, आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बात जिस बात ने हम सब के दिलों पर हस्ताक्षर कर दिया और वो बात अक्षरशः सत्य है। मैं उन्हीं बातों को केवल एक बंद जिसके लिए मुझे यहाँ पर आदेशित किया गया है वो जरूर सुनाऊंगी। एक बदलाव इस देश में आया है। आदरणीय, आपके उपस्थित होने से इस देश में क्या बदलाव आया है, ये युवा शक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, ये युवा शक्ति क्या कहती है, मैं उनके शब्दों में अपनी बात कहती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। हर कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आदरणीय अवधेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कीमती समय दिया जिसमें मैं अपनी बात कर सकती हूँ। केवल 4 पंक्तियां कहकर के मैं अपना स्थान लूंगी और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि पिछले दिनों आप सबने देखा होगा, एक प्रश्न आया था। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा राज्य है जहां अलग अलग बोलियां, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे में एक आरोप लगा था, वो प्रश्न नहीं था, वो आरोप था और उसका उत्तर नहीं, उसका खंडन दिया। केवल 4 पंक्तियों में वो बात कहती हूँ और अपनी याद दिलाती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। मैं काशी में कविता पढ़ रही हूँ और वो बात कहती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, जौनजे बुंदेलखंड एक ऐसा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा छूट गया था, उस बुंदेलखंड से आती हूँ और वहीं से बात कहती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, होने इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और वे भी काशी काशी कर रहे। कल का इंटरव्यू देखा सबने? नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा कि वे भी काशी काशी कर रहे, वे भी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है। मैं बहुत बड़ी कविता है, मैं पूरी सुनाती, समय की सीमा है, केवल ये बात कह के स्थान लेती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए। यह हिंदुस्तान का युवा यदि आज इस समय किसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित है तो मेरे साथ इस एक और उद्देश्य में सम्मिलित हो ताकि मैं मेरा स्थान ले सकूं। आप सबका मन चाहती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर तालियां बजनी चाहिए। और आपने कहा कि यूपी में बाबा, तो आज हमारा बहुत सौभाग्य की आशा के परिसर में बाबा का आगमन हुआ है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जिनको मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ अपना वक्तव्य, अपना आशीर्वाद देने के लिए, वो और कोई नहीं, हमारे अपने मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतिये हर हर। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मंटू कुमार एन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी,
प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस संस्था के चेयरमैन और हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक सुशील सिंह जी, माननीय विधायक टी राम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व ड्रग कंट्रोलर, भारत सरकार डॉक्टर जयंत सिंह जी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी, पीसीआई के सभी सदस्यगण और नेशनल सेमिनार में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज काशी की इस पावन धरा पर एक ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार में मुझे भी उस देर के लिए आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की इस काशी में इस नेशनल सेमिनार में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं काशी वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि हर कालखंड में कुछ नयापन काशी ने दिया है। नए भारत में विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम उसका एक मूर्त रूप है। फार्मेसी के क्षेत्र में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की कर्म साधना की वस्थली है, जिसने उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा आज से 100 वर्ष पहले देनी थी। आजादी के बाद देश के अंदर इस क्षेत्र में कार्य करने की जो पार संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम या ज्यादा प्रयास हुए ही है। लेकिन विगत 9 वर्षों में देश के अंदर अपार संभावना के इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया हो रहा है। दुनिया के बाजार पर न केवल भारत की पकड़ मजबूत हो रही है, बल्कि भारत अपने आप में दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का हर 5वां और 6ठा व्यक्ति भारत के अंदर निवास करता है और भारत की कुल आबादी का हर 6ठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इसलिए जो संभावना दुनिया में भारत के अंदर है, वही संभावना भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसलिए फार्मा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी रिसर्च फेलो हैं, जितने भी इस क्षेत्र में इस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ साथ इससे जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं,
उनको भी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होकर के पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। वास्तव में भारत ने अपनी ताकत का एहसास जब भी संकट के समय में मानवता रही है तब किया है। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान दुनिया असमंजस में थी, क्या होगा, लेकिन भारत के इस फील्ड में कार्य करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम था। याद करिए, जब कोरोना आया था तब पीपी किट भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। कोई भी इक्विपमेंट भारत के अंदर नहीं बनता था। दवाइयां भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि अगले ही कुछ 1.5-2 महीने के अंदर पीपी किट से लेकर के और इसकी दवा बनाने और अंत में 9वें महीने पहुंचते पहुंचते वैक्सीन और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी भारत ने बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने देश के नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के 25 से अधिक देशों को मैत्री के रूप में वैक्सीन की आपूर्ति भी कर चुका है। और भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। ये भारत की प्रतिभा को जब भी उचित मंच मिला है, उसने इस फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य किया है। और फार्मा का फील्ड बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए हम समयबद्ध तरीके से अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो भारत के साथ साथ दुनिया की मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यद्यपि अच्छे प्रयास हुए हैं दुनिया के अंदर फार्मा के क्षेत्र में, जो नए रिसर्च हुए हैं, पेटेंट हुए हैं, उस पर भारत ने बेहतरीन किया है। लेकिन फार्मा के क्षेत्र में आज भी हम लोगों को, संस्थाओं को ही इस स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, पब्लिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना, उसे कैसे फाइल करना है, रिसर्च की संभावनाओं को आगे बढ़ाना और फिर अपने किसी रिसर्च को जिसपे आपको लगता है कि अब तक इसको किसी ने भी अन्य ने नहीं किया है, उसे पेटेंट कराने के लिए समय पर अपने को फाइल करना। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इस फील्ड में हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी जितनी आज दुनिया आशा भरी निगाहों से आप सबको देख रही है, भारत की ओर देख रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इसमें अपार संभावनाएं हैं। मेरी अभी पीसीआई के चेयरमैन से भी इस संबंध में वार्ता चल रही थी और वे बहुत आश्वासित है कि उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है और 25 करोड़ की आबादी में केवल 25 करोड़ तो प्रदेश की आबादी है, लेकिन अगल बगल के प्रदेशों और देशों की आबादी को इसके साथ जोड़ें, जो अपने व्यापार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में आश्रित हैं। ऐसी कुल 30 करोड़ से अधिक आबादी है जो उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपने व्यापार, अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। लखनऊ और पटना के बीच में अगर आप देखेंगे, दवा के 2 बड़े मार्केट हैं,
एक वाराणसी, एक गोरखपुर, उसके बीच में बाकी कोई नहीं। पटना तक दवा की आपूर्ति वाराणसी से होती है और काठमांडू तक दवा की आपूर्ति गोरखपुर से होती है। आप देख सकते हैं कितना विस्तृत मार्केट हमारे सामने फैला हुआ है। एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है और इस फील्ड में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसमें नए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, रिसर्च को हमें बढ़ावा देना होगा, यहां की जैव पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार के उत्पाद को हम आगे बढ़ा करके इस फील्ड को और तेजी के साथ उसकी संभावनाओं को विकसित कर सकते हैं। नए रिसर्च को बढ़ावा देना होगा, इनोवेशन को संस्थाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा और किसी भी रिसर्च को आगे हम बढ़ाते हैं तो उसके पेटेंट समय पर फाइल हो जाए, इसके लिए भी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। एक व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और मेरा यह मानना है अगर भारत ने ठान लिया है तो कोई कारण नहीं कि दुनिया के मंच पर भारत की प्रतिभा न छाने का है। अवश्य छाएंगे, जरूर वहां पर कुछ नया जरूर करेंगे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य हो रहा है, हमने नए भारत की नई तस्वीर को देखा है। भाइयों बहनों, यह देश आजादी का अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल के सुखद संजोग भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत वैश्विक मंच पे है। तो दुनिया के उन 20 बड़े देशों की जिनकी दुनिया की 60% से अधिक आबादी जहां रह रही है, 75% से अधिक पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक जीडीपी पर जिनका दुनिया के अंदर अधिकार है और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है वह देश G20 के देश कहलाते हैं। उन G20 के देशों की वर्तमान में अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है और भारत के लिए आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में यह उपलब्धि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत को अपने आप को दिखाने का, अपनी सामर्थ्य को दिखाने का एक नया अवसर प्रदान करता है और उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के समिट के लिए देश के सभी राज्यों को भी अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी G20 के कुछ समिट होने हैं जिनमें वाराणसी भी 6 मीटिंग्स वाराणसी में होनी है, 3 लखनऊ में, 1 आगरा में और 1 गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ये 11 जो समिट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होने हैं। इस अवसर पर आतिथ्य सेवा के साथ साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अवसर न केवल भारत को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। एक और G20 के समिट के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे पंख लगाने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया है। आज इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी वे महानुभाव हैं जिन्होंने फार्मा के क्षेत्र में कुछ नया किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अपनी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी है और इसके लिए प्रदेश ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू किया है।
हमने एनसीआर के पास यमुना अथॉरिटी में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए वहां पर हम लोगों ने लगभग 350 एकड़ भूमि पर इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार से इसमें हम सबको आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को भी लगभग 2000 एकड़ लैंड में हम इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है। हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मिलटेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फार्मेंटेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायोफार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बातों को लेकर के यहां पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन श्री पटेल जी ने जो बातें यहां पर कही है, हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं और ये बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं। 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है। जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर अवधेश सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नेशनल सेमिनार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर को एक नई उड़ान देने का एक मंच प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये फार्मेसी कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट इस दिशा में एक नई पहल का केंद्र बिंदु बना है और निश्चित ही काशी से निकली हुई कोई भी पहल कुछ न कुछ नया करके दिखाएगा। उत्तर प्रदेश फार्मा का और इस फील्ड का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपने अपने उद्बोधन से हम सबके हृदय में नई हम सबके जीवन को आशान्वित किया। इसके लिए हम बहुत ही अनुग्रहित हैं। आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह जी को, जो